हेलो मेरे साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से हम फेस टू फेस नहीं हो पा रहे थे, क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आप भी परेशान होंगे सर क्यों क्लास क्यों नहीं ले रहे थे। एक्चुअली में एक इमरजेंसी कुछ काम आ गया था, इस कारण से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। आइए, जैसा कि हम हर दिन कोई ना कोई टॉपिक्स लेकर के आपके लिए आते थे 100 टॉपिक्स में से, आज हम उसी टॉपिक्स के आगे क्रम में बढ़ते हुए हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए, गवर्नर जनरल, वायसराय एवं उनके कार्य। यह पार्ट 2 है दोस्तों। यह कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। हमने पार्ट 1 करा दिया, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, अंतिम प्रहार प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं। और भी हमने बहुत सारी क्लासेस करा दी है, तो वहां पे सारी क्लासेस हम देख सकते हैं आप दोस्तों। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे दोस्तों पहला टॉपिक यही है कि गवर्नर जनरल में पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 1872 तक, अर्थात 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहता है भारत में। और इनके द्वारा किए गए कार्य क्या क्या होते हैं महत्वपूर्ण? 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं तथा एक कृषि विभाग की भी स्थापना करते हैं। तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना और मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा दोस्तों किया जाता है। भारत में जनगणना की शुरुआत, सर्वप्रथम भारत में जनगणना की शुरुआत अगर कोई करता है तो वह कौन करता है दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो करते हैं। कब करते हैं लॉर्ड मेयो? 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा भारत में जनगणना की शुरुआत की दोस्तों। या कई बार मल्टीपल क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड मेयो द्वारा दोस्तों की गई। और लॉर्ड मेयो ही वह व्यक्ति थे जिनकी हत्या अंडमान और निकोबार में की गई दोस्तों। तो अंडमान निकोबार द्वीप में की गई किस गवर्नर जनरल की हत्या थी दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो की हत्या आपके अंडमान और निकोबार द्वीप पर की गई थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए सीधे हम लॉर्ड लेटिन की तरफ चलते हैं कि लॉर्ड लेटिन जो है इनका कार्यकाल 1876 से लेकर के 1880 तक, 1876 से 1880 तक लॉर्ड लेटिन का काल रहता है दोस्तों। तो लॉर्ड लेटिन का काल करता है 1876 से 1880। रिचर्ड स्ट्रेची, एक रिचर्ड स्ट्रेची थे, व्यक्ति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में अकाल आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। जो अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। एक हम क्लास लेंगे जिसमें हम सारे आयोग, जितने भी आयोग गठित किए गए थे मॉडर्न इंडिया के तहत, उन सारे आयोगों की चर्चा हम आपके साथ दोस्तों करेंगे। तो रिचर्ड स्ट्रेची जो आयोग है इसकी अध्यक्षता, मतलब रिचर्ड स्ट्रेची ने अकाल आयोग की अध्यक्षता की दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड, सॉरी दोस्तों मैं एक बार फंस गया था। तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में ही अकाल आयोग का गठन किया दोस्तों। यही वह आयोग था जिसके तहत अकाल पर नियंत्रण पाया गया और भारत में बहुत भयंकर लेवल पर अकाल आया करता था, लाखों लोग एक साथ मर जाया करते दोस्तों। तो उसी को तहत देखते हुए लॉर्ड लेटिन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया दोस्तों। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का दोस्तों आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इसी दौरान, प्रथम दिल्ली दरबार के दौरान ही जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ही कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि थी। मतलब कि आप भारत की साम्राज्ञी हैं, हिंदुस्तान की साम्राज्ञी की पदवी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को प्रथम दिल्ली दरबार के दौरान दिया जाता है। और प्रथम दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में होता है दोस्तों? तो लॉर्ड लेटिन के कार्यकाल में, और 1877 में होता है दोस्तों। वहीं 1878 में एक और घटना घटती है, क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता और भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित होता दोस्तों। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, आप वर्नाकुलर शब्द से ही समझ पा रहे होंगे वर्नाकुलर मतलब क्या? जो देसी भाषा में समाचार पत्र निकाले जा रहे थे, वो अगर वे समाचार पत्र अंग्रेजों के सच को या अंग्रेजों का विरोध करते थे तब उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। किसके द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा दोस्तों। और भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या था? भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीय लोग अगर उन्हें कोई भी शस्त्र धारण करना है या रखना है अपने पास तो एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उन्हें लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी भारत शस्त्र अधिनियम के तहत 1878 में। वहीं जो गोरा गोरी थे, गोरा गोरी को कोई भी शस्त्र अधिनियम की व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई थी, अर्थात वे बिना किसी अधिनियम के ही लाइसेंस रख सकते थे, अर्थात उन्हें कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, बिना लाइसेंस के वह शस्त्र को धारण कर सकते दोस्तों। वहीं सिविल सेवा की एज 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 19 वर्ष कर दी गई। तो ऐसा नहीं कि सिविल सेवा में वर्तमान में एज घटाई जाने की बात चलती रहती है, लेकिन सिविल सेवा की जो एज है
वह सबसे कम रखी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। किसके कार्यकाल में दोस्तों? लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में दोस्तों। आई होप अपने इतने पॉइंट सारे क्लियर कर लिए होंगे। आइए हम सीधे लॉर्ड रिपन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या क्या किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहता है वह 1880 से लेकर के 1884 तक रहता है दोस्तों। कब तक? 1880 से लेकर 1884 तक दोस्तों रहता है। तो जब लॉर्ड लिटिन द्वारा सिविल सेवा की एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो भारत में इसका बहुत विरोध होता है। भारत में विरोध के दौरान जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, तो लॉर्ड रिपन अपने कार्यकाल में सिविल सेवा की एज को पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर देते हैं। तो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कौन कर देता है दोस्तों? सिविल सेवा की एज लॉर्ड रिपन कर देते हैं। वहीं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन का जनक व स्थानीय स्वशासन की शुरुआत अगर किसी ने किया दोस्तों, तो वे व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है दोस्तों कि आप स्थानीय स्तर पर अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। जैसे पंचायत या नगर पालिका का जो चुनाव होता है दोस्तों, वह चुनाव स्थानीय स्वशासन के तहत आता है दोस्तों। मतलब इस अपने मतलब कि लोकल लोग ही अपने ऊपर शासन करें, ये होता है स्थानीय स्वशासन, स्वयं का शासन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया दोस्तों, तो लॉर्ड लिटिन के समय में दोस्तों, लॉर्ड लिटिन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, और वहीं पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्ति कौन करते हैं? लॉर्ड रिपन दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर देते हैं। नियमित जनगणना, देखिए दोस्तों, लॉर्ड मेयो के दौरान भारत में जनगणना की शुरुआत की गई 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो है भारत में वह 1881 से शुरू होता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों। 1881 का कारखाना अधिनियम आता है दोस्तों, 1881 का कारखाना अधिनियम, और एल्बर्ट बिल आता है। एल्बर्ट विधेयक लाया जाता है 1883 में, एल्बर्ट विधेयक आता है। तो एल्बर्ट विधेयक क्या है दोस्तों? तो एल्बर्ट विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि जो गोरे जज थे, गोरे जज, अब भारतीय गोरे जज अपने लोगों का मतलब गोरे लोगों का शासन मतलब उनके खिलाफ जो भी मुकदमे आते हैं उसे देखेंगे, और साथ ही साथ एल्बर्ट विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि जो भारतीय जज पहुंचेंगे वहां पर, वे गोरे लोगों का भी केस देख सकते हैं, साथ ही साथ भारतीय लोगों के केस देख सकते हैं। और जब इस व्यवस्था का विरोध किया गया, एल्बर्ट विधेयक का विरोध किया गया, तो एल्बर्ट विधेयक को दोस्तों आगे जाकर के इसको समाप्त कर दिया था। आप आगे देखेंगे कि एल्बर्ट विधेयक को कहां पर समाप्त किया गया दोस्तों। तो एल्बर्ट विधेयक में क्या था कि जो भारतीय जज थे वे भारत के लोगों का भी केस देखेंगे, कानूनी केस देखेंगे, साथ ही साथ जो अंग्रेज लोग थे उनके भी केस को देखेंगे। यह था एल्बर्ट विधेयक, पर इसका विरोध हुआ और लास्ट में इसको समाप्त कर दिया। और इसके खिलाफ जो विरोध किया गया था एल्बर्ट विधेयक को, उस विधेयक को श्वेत विद्रोह या श्वेत विरोध कहते हैं दोस्तों। श्वेत विरोध के नाम से जानते हैं, किस नाम से? तो श्वेत विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया, और अंग्रेज सभी गोरे थे इसलिए उसको श्वेत विरोध कहा गया। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल आता है 1884 से 1888 दोस्तों। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या काम होता है? आईएनसी की स्थापना 1885 में दोस्तों। वर्मा का भारत में अंतिम रूप से विलय भी जो दोस्तों किया जाता है, वह भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही किया जाता है। वर्मा का भारत में अंतिम रूप से विलय। बंगाल, अवध और पंजाब टेनेसी एक्ट पारित किया गया था। बंगाल, पंजाब और अवध में जो टेनेसी एक्ट पारित हुआ था वह किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में दोस्तों पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल भारत में रहता था। इनके द्वारा किया गया था भारत में भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डूरंड रेखा है, इस डूरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एक डूरंड नामक अंग्रेज रहते हैं, उनके द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा का निर्धारण किया था दोस्तों। और वर्तमान में डूरंड रेखा किनके मध्य में है? या भारत अफगानिस्तान न होकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है दोस्तों। और सेकंड कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में सेकंड कारखाना अधिनियम दोस्तों। प्रथम कारखाना अधिनियम किस शासनकाल में आता है? तो प्रथम आपको देखेंगे दोस्तों यही भी मिलेगा, प्रथम कारखाना अधिनियम। यस, 1800 का जो कारखाना अधिनियम आता है या प्रथम कारखाना अधिनियम होता है, कौन सा? प्रथम कारखाना अधिनियम दोस्तों। और यह कौन सा कारखाना अधिनियम था? सेकंड कारखाना अधिनियम दोस्तों लाया था लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 1888 से लेकर 1894 तक दोस्तों इनका शासनकाल रहता है। और इसी के दौरान जो सेकंड कारखाना अधिनियम आता है दोस्तों, सेकंड कारखाना अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की जाती है। प्रथम जो कारखाना अधिनियम होता है इसके तहत व्यवस्था होती है कि
जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर प्रतिबंधित कर दिया गया कार्य करने के लिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या है कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे की जो कार्यावधि थी उसको भी 9 घंटे निर्धारित। दोस्तों 7 वर्ष तक के लोग काम नहीं कर सकते थे और 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के जो लोग होंगे उनका कार्यकाल इसमें निर्धारण कर दिया क्या, या जो भी कार्य करेंगे यह सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे करेंगे। कितना दोस्तों, तो 9 घंटे यह कार्य करेंगे। कितना, किस अधिनियम तक, 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम था दोस्तों। वहीं जो सेकंड कारखाना अधिनियम दोस्तों, सेकंड कारखाना अधिनियम तहत क्या किया जाता है, इसमें सप्ताह में एक छुट्टी की व्यवस्था की थी, सप्ताह में एक छुट्टी होगी। साथ ही साथ महिलाओं के भी इसमें जो काम थे उनके काम के घंटे निश्चित कर दिए गए दोस्तों। तो काम के घंटे क्या किए गए, महिलाओं के काम के घंटे जो है दोस्तों यह 11 घंटे कर दिया गया पूरे दिन भर में। अब सोचिए 11 घंटे काम करना और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको 9 घंटे तक इन लोग काम करते थे। और क्या कहते थे, हम कारखाना अधिनियम तक हमको सुरक्षा दे रहे हैं, स्वतंत्रताएं दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं। क्या स्वतंत्रता, क्या फ्रीडम देते थे। अब सोचिए एक महिला 11 घंटे जाकर के काम कर रही किसी कारखाना में। तो अंग्रेज जो अपने साथ लॉर्ड शब्द लगवाते हैं, अर्थात लॉर्ड मतलब महान, ग्रेट, जो कि इनके अंदर कोई भी ग्रेट गुण नहीं था दोस्तों। इन्होंने भारत का भयंकर शोषण किया, जितना ये शोषण कर सकते थे उतना शोषण किया दोस्तों, भयंकर शोषण किया इन्होंने देश का। और आज वैसी व्यवस्था में देखने को मिलती है कि इन्हीं अंग्रेजों की व्यवस्था, मैकाले जैसे लोगों के कारण ही आज हम बहुत पिछड़ चुके हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जिन जिन देशों ने गुलामी के बाद ब्रिटेन की लैंग्वेज अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, वे आज अधिकांशतः देश आपको विकासशील कैटेगरी में ही देखने को मिलेंगे। और जिन जिन देशों ने अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट की वे अधिकांशतः देश आपको विकसित देशों में देखने को मिलेंगे। तो यह आपको पता चलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अगर हम सभी लोगों ने अपनी ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया होता तो आज हम भी विकसित देशों की कैटेगरी में खड़े होते, या हम कहीं ना कहीं एक अलग ही महापावर के तौर पर दिख रहे होते। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 शासनकाल कहां क्या होता है, लॉर्ड कर्जन शासनकाल कितना होता है, 1899 से लेकर 1905 दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या क्या दोस्तों किया गया, सिंचाई आयोग का गठन किया गया, सिंचाई आयोग बनाया गया, पुलिस आयोग बनाया गया, अकाल आयोग बनाया गया, रेलवे आयोग बनाया गया, विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। तो दोस्तों इतने सारे आयोगों का गठन किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो आइए देखते हैं, सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कॉलिन मॉन्क्रिक ने। कॉलिन मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया जाता दोस्तों। वहीं पुलिस आयोग का गठन 1902 में, अध्यक्षता एंड्रोज फेजर। तो एंड्रोज फेजर नामक एक व्यक्ति रहते हैं अंग्रेज, जिनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया जाता है दोस्तों। वहीं अकाल आयोग की बात करें दोस्तों, तो अकाल आयोग का गठन अध्यक्षता मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, इनकी अध्यक्षता में हमने अकाल आयोग का गठन किया दोस्तों। रेलवे आयोग की अध्यक्षता टॉमस रॉबर्टसन ने किया था। टॉमस रॉबर्टसन करते हैं किसकी, रेलवे आयोग की अध्यक्षता। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित किया गया था। जो विश्वविद्यालय आयोग था इसका गठन 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में दोस्तों किया। टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया। वहीं 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1904 में लॉर्ड कर्जन शासनकाल में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या काम था दोस्तों, तो जो प्राचीन स्मारक थे हमारे यहाँ, जो प्राचीन हमारे यहाँ किले थे, कहीं दरबार था तो कहीं पे महल मिले हैं, क्या सारी चीजें जो भी मिली थी उन सभी का संरक्षण करना, उनकी जांच करना, उनकी देखभाल करना, इस सभी चीजों के लिए हमने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की दोस्तों। वहीं कृषि बैंक की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो कृषि बैंक की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की जाती है। और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों। तो 1905 में बंगाल के विभाजन का होता है, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है दोस्तों। और बंगाल विभाजन किस लिए किया जाता है, ताकि जो भारत में आजादी के लिए जो आक्रोश उठ रहा था, आजादी के लिए जो लोग देशभक्त जो परवाने हो रहे थे, मरने और मिटने को तैयार हो रहे थे, वह व्यवस्था खंडित हो सके, हिंदू और मुस्लिम जो हम एक साथ हो रहे थे इस व्यवस्था को खत्म किया जा सके, इसलिए बंगाल का विभाजन 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कर दिया था दोस्तों।
आइए दोस्तों लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। तो 1905 से लेकर 1910 के बीच में लॉर्ड मिंटो का शासनकाल रहता है। 1906 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की है दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दोस्तों की जाती है। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन किया जाता है। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। 1909 में दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार लाया जाता है। तो मार्लियामेंटो सुधार के तहत ही हमने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी था। और यह जो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था दोस्तों, यही व्यवस्था थी जिसने आगे चल करके हमारे भारत का विभाजन किया। जो हमारा अखंड भारत था वह हमारा खंडित हुआ उस समय दोस्तों। 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत हमने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाई दोस्तों। वहीं 1908 में समाचार पत्र अधिनियम अर्थात प्रेस एक्ट लाया गया। कब? 1908 में समाचार पत्र अधिनियम अर्थात प्रेस एक्ट लाया गया। इसी प्रेस एक्ट के तहत ही यह व्यवस्था की जा रही थी कि अब जो भी न्यूज़पेपर छपेंगे उन सभी न्यूज़पेपर के संपादक को अपने नाम अर्थात संस्था का नाम, अपना नाम और अपना एड्रेस उसमें बताना होगा। और अगर आप यह सारी चीजें नहीं बताते हैं तो आपके प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किसके तहत लाया है? 1908 के समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट के तहत दोस्तों लाया जाता है। वहीं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का शासनकाल 1910 से लेकर 1916 तक दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल आता है कब से कब तक? 1910 से लेकर 1916 तक। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन। तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। प्रथम कब होता है दिल्ली दरबार? 1870 में प्रथम दिल्ली दरबार होता है। सेकंड दिल्ली दरबार दोस्तों 1911 में होता है। इसी दिल्ली दरबार के दौरान ही हमने राजधानी कलकत्ता से कहां हस्तांतरित कर दी? कलकत्ता से हमने राजधानी को दिल्ली की तरफ ट्रांसफर कर दिया दोस्तों। आज वर्तमान में जो हम दिल्ली को अपनी राजधानी के तौर पर देखते हैं, यह अंग्रेजों के शासनकाल में ही स्थापित की गई थी। कब? 1911 में। यह क्यों किया गया था? जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल विभाजन के बाद हमने स्वदेशी आंदोलन चलाए दोस्तों, बंग भंग आंदोलन चलाए दोस्तों। हमने बंगाल की हिफाजत के लिए जब हमने आंदोलन चलाया तब उस दौरान जो अंग्रेज सरकार थी वह डरती है और अंग्रेज सरकार इस डर के कारण दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और इस दौरान कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की तरफ हस्तांतरित कर दी थी दोस्तों। तो यह कौन सा दरबार होता है? दिल्ली दरबार। यह सेकंड दिल्ली दरबार होता है दोस्तों। कब? 1911 में दोस्तों। 3 दिल्ली दरबार दोस्तों भारत में हुए हैं अंग्रेजों शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहता है 1916 से लेकर 1921 तक दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहता है दोस्तों। और यही वह शासनकाल है जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन भारत में चल रहे थे। तो कहा जाए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दौरान भारत में किस गवर्नर जनरल का शासन था? तो वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 दौरान। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ या लीग समझौता किया गया दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया? 1916 में कहा गया कि अब भैया कांग्रेस और लीग एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ेगी, अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभालेगी दोस्तों। तो एक साथ किसके दौरान? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ या लीग अधिवेशन, कांग्रेस लीग अधिवेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। कब होता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या कांग्रेस लीग अधिवेशन? 1916 में दोस्तों। 1917 में सैडलर आयोग आता है। सैडलर आयोग के दौरान ही हमने शिक्षा की व्यवस्था लाई थी। शिक्षा की बात की गई वह सैडलर आयोग में। सैडलर आयोग शिक्षा के लिए गठित किया गया आयोग था जो 1917 में दोस्तों गठित किया गया था। हम एक दिन सारी क्लास लेंगे, उस सारी क्लास में आपको बताएंगे कि आयोग कौन कौन से आयोग मॉडर्न इंडिया के दौरान गठित किए गए थे दोस्तों। साथ ही 1917 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ प्रारंभ हो गई दोस्तों। तो कब प्रारंभ हुई? 1917 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ प्रारंभ हुई। कब? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो भारत में किसका शासनकाल होता है? कौन गवर्नर जनरल होते हैं? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। शासनकाल किसका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड को होता है दोस्तों। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें एक भयंकर नरसंहार होता है। हजारों लोग इसमें मारे दोस्तों। तो रिपोर्ट्स में तो यही पता चले कि हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां पर अगर गिना जाए तो संख्या गिनने लायक नहीं कि इतनी लोगों की डेड बॉडियां मिली हैं। कहा जाता है कि वह धरती खून से लाल हो गई थी। वहां पास में ही एक कुआं है, वह कुआं लाशों के ढेर से पट चुका था। इतने लोग मारे गए थे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वह क्षेत्र जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वह एक पार्क था, मतलब पार्क क्या कहूं, एक ग्राउंड था
जिसमें आने और जाने के लिए सिर्फ एक सकरा सा मार्ग था जहां से इंसान निकल करके आ और जा सकता था। और जनरल डायर द्वारा उस क्षेत्र पर कब्जा किया गया, अर्थात पूरी तरफ से जलियांवाला बाग को कब्जा किया गया। जैसे कि जलियांवाला बाग ये क्षेत्र है दोस्तों, ये जलियांवाला बाग है आपका क्षेत्र, और यहां से आपकी एंट्री होती थी और यहीं से एग्जिट होता था। एंट्री और एग्जिट दोनों यहीं से होता था। तो पूरे क्षेत्र को उस समय जो वहां के जनरल डायर होते हैं, पुलिस अधीक्षक, वह उस क्षेत्र में कंट्रोल करते हैं और अंधाधुंध बिना कोई गाइडलाइन जारी किए, बिना कोई बात बताए या बिना कुछ बोले ही उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जबकि भीड़ में बैठे लोग शांत रूप से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों। और यह नरसंहार बहुत ही भयंकर हमारे देश में हुआ, जिससे गांधी जी आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों। और इसी का बदला लेते हैं कौन? ब्रिटेन जाकर के डायर को कौन मारते हैं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की का सजा कौन अंग्रेज देते हैं, उनका नाम दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 1919 का रोलैक्ट एक्ट आता है दोस्तों। तो रोलैक्ट एक्ट कैसा अधिनियम था? 1919 को रोलैक्ट एक्ट के तहत लाया गया था। किस लिए लाया गया था रोलैक्ट एक्ट? तो रोलैक्ट एक्ट इसलिए लाया गया दोस्तों कि जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए रोलैक्ट एक्ट लाया गया, जिसके तहत क्या किया गया था कि यह एक काला कानून है, बिना अपील, बिना दलील, बिना सुनवाई के आपको जेल में डाल देना, आपका इनकाउंटर कर देना। दोस्तों यह व्यवस्था रोलैक्ट एक्ट के तहत लाई गई थी। और क्रांतिकारियों को मारने के लिए, क्रांतिकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा 1919 में रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे घटनाक्रम देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम अभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक देख लिए थे, आइए हम अगले गवर्नर जनरल देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासनकाल के बारे में मैंने एक बात बताई थी, वहां पे एक गलती हो गई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त किया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब गांधी जी जो रोलैक्ट सत्याग्रह लेकर चल रहे होते दोस्तों, तो रोलैक्ट सत्याग्रह की समाप्ति, रोलैक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह गांधी चला रहे थे, उसकी समाप्ति होती जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ही होता है, उस नरसंहार से गांधी जी प्रभावित होते हैं, उन्हें बहुत ठेस होता है, उन्हें आहत लगती है, और वे उसके बाद जो रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चला था, उस सत्याग्रह को समाप्त कर दिया दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल रहता है। यह एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो अगर पूछा जाए एकमात्र यहूदी वायसराय कोई थे तो कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड रीडिंग थे, जिनका शासनकाल 1921 से लेकर 1926 तक है दोस्तों। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। और चौरी चौरा कांड से ही गांधी आहत हुए, उन्हें बुरा लगा, और इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की वापसी ले ली दोस्तों। तो चौरी चौरा कांड क्या था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड में असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता थे जो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे या शांतिपूर्वक कहीं से जा रहे थे किसी थाने के सामने से। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड, जो चौरी चौरा क्षेत्र दोस्तों, अब इसका तो यह क्षेत्र में दोस्तों, चौरी चौरा क्षेत्र में गोरखपुर के, वहां पर अंग्रेजों द्वारा उन असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे जो जा रहे थे, उन पर गोलियां चला दी गई दोस्तों। तो जब गोलियां चला दी गई तो इसके विरोध में जो असहयोग आंदोलन के लोग थे, उन्होंने विरोध करते हुए थाने को घेर लिया और थाने को जला दिया दोस्तों। और थाने को जलाने के कारण वहां पे 21 लोग थे, 21 पुलिसकर्मी थे, उन सभी की वहां पे डेथ हो गई। और इस डेथ से गांधी जी आहत हुए। गांधी जी का नाम था कि हम जो भी आंदोलन चला रहे हैं वह हिंसक नहीं होना चाहिए, वह अहिंसक होना चाहिए। और चौरी चौरा कांड के दौरान यह आंदोलन हिंसक रूप धारण किया, इसलिए चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की दोस्तों वापसी हो जाती है, जो गांधी द्वारा चलाया जाए दोस्तों। तो आपका कमेंट बॉक्स में काम है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आप हमें लिखकर बताएं। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन दोस्तों। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे किस शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 से 1926 शासनकाल रहता है। और रीडिंग के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स
भारत आते हैं दोस्तों। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक दोस्तों लॉर्ड इरविन का शासनकाल रहता है, 1926 से 1931 तक दोस्तों। इनके द्वारा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सर साइमन द्वारा इस साइमन कमीशन की अध्यक्षता की जाती है और साइमन कमीशन में सभी के सभी जितने भी व्यक्ति थे वे सभी के सभी श्वेत व्यक्ति थे, अर्थात सभी के सभी गोरा थे, अर्थात अंग्रेज थे दोस्तों। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है दोस्तों। उसमें शासनकाल किसका होता है? लॉर्ड इरविन का शासनकाल होता है दोस्तों। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब होता है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया दोस्तों। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। कब? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों होता है। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दोस्तों यह गोलमेज सम्मेलन होता है प्रथम। दोस्तों आपसे जब भी गवर्नर जनरल और उनके वायसराय के कार्यकाल के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो 2 ही चीज आपसे पूछा जाएगा, या तो इनके क्रम को पूछा जाएगा किस गवर्नर का क्या कार्यकाल था, तो एक तरफ गवर्नर का नाम उनके कार्यकाल के लिए हम मिलाने कर दिया है दोस्तों, या कहा जाए इनके क्रमशः इनको सेट कर दें, या दूसरा इनके कार्य पूछा जाएगा कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरह क्वेश्चन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाएं, उसे देखें और उसे एनालिसिस करें, और आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए 100 टॉपिक्स में से ही सारे के सारे अधिकांशतः 65% to 75% कंटेंट दोस्तों आपको वहीं से मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। सेकंड, लॉर्ड वेलिंगटन दोस्तों आते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन शासनकाल होता है 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल भारत में होता है। और इनकी शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि सितंबर 1931 में होता है। और सांप्रदायिक पंचाट होता है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट दोस्तों, यह किसके द्वारा लाया जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दोस्तों लाया जाता है सांप्रदायिक पंचाट। इसके तहत जो एससी लोग थे, अर्थात जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको उनको हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ये हिंदू लोग नहीं है, इनको हिंदू वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर के अंबेडकर और गांधी के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद होता है दोस्तों, और रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को दोस्तों लाया जाता है। इसके तहत हरिजन जो लोग थे या जो एससी लोग थे उनको हिंदू धर्म से अलग मान लिया था, अर्थात उनको एक अलग अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का दोस्तों नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके शासनकाल में आता है दोस्तों? 1931 से लेकर 1936 बीच में लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल होता है, और इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिथिगो 1936 से 1944 इनका शासनकाल होता है। कितना? 1936 से 1944 लॉर्ड लिलिथिगो का शासनकाल होता है, और यह सबसे अधिक समय तक भारत में कार्यकाल इनका रहा। किसका? लॉर्ड लिलिथिगो का सबसे अधिक समय तक भारत में इनका शासनकाल है दोस्तों। 1936 से लेकर 1944 तक यह भारत में रहता, ऑलमोस्ट कहा जाए दोस्तों तो 8 साल तक, नियर अबाउट 8 वर्ष तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहते हैं लॉर्ड लिलिथिगो, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। 1937 का चुनाव होता दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो 1 सितंबर 1939 को थी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिलिथिगो के शासनकाल में दोस्तों। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन आगमन होता है दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसी आंदोलन में गांधी जी क्या देते हैं? करो और मरो का नारा, या तो हम देश की आजादी के लिए मर मिटेंगे या देश को आजाद कराकर ही हम चैन से बैठेंगे दोस्तों। ऐसी बात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टाइम मुंबई से इसकी शुरुआत की जाती है, और इसी आंदोलन में करो और मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों दिया जाता है। आइए लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड वेवेल का शासनकाल रहता है। आइए देखते हैं। तो लॉर्ड वेवेल से दोस्तों सिमला समझौता होता है 1945 में। सिमला समझौता दोस्तों कब होता है? 1945 में सिमला समझौता दोस्तों।
इस शिमला समझौता के तहत कहा गया कि क्या जो केंद्र में जो एक कार्यकारी परिषद गठित की जाएगी उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ का पद छोड़ दिया जाए। वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद को छोड़ करके बाकी के सारे पद भारतीयों के होंगे दोस्तों। यह बात किया गया शिमला समझौते 1945 में। साथ ही साथ यहाँ क्या कहा गया कि जो हमारी जो कार्यकारी परिषद बनेगी केंद्र के लिए उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखेगी। दोस्तों क्या किया गया, हिंदू और मुस्लिम की जो संख्या होगी यह बराबर हो किसमें, केंद्र के कार्यकारी परिषद में। दोस्तों केंद्र के कार्यकारी परिषद में। साथ ही साथ इसके जो वायसराय व कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर बाकी सभी के सभी पद भारतीय होंगे दोस्तों। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। कब कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन का दोस्तों भारत में आगमन होता है। साथ ही साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई कि भारत को बहुत ही जल्द आजाद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा। कब, 20 फरवरी 1947 को। दोस्तों कब, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भारत की स्वतंत्रता के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विचार रखा गया, घोषणा कर दी गई। दोस्तों अब आते हैं लास्ट माउंटबेटन, लॉर्ड अर्थात लास्ट गवर्नर जनरल दोस्तों कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट गवर्नर जनरल है भारत के। इनका कार्यकाल होता है मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। दोस्तों तो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल भारत में था दोस्तों। और इनके द्वारा 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब नियुक्त किया गया दोस्तों, तो 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की गई। दोस्तों कब, 24 मार्च 1947 को। दोस्तों 3 जून 1947 को दोस्तों भारत का विभाजन किया गया। भारत का विभाजन दोस्तों 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा गया। कब, इसी को 3 जून योजना भी दोस्तों 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून योजना का 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना रखी गई दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैंने आजाद शब्द लिखा है, स्वतंत्र नहीं लिखा, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं, हम सिर्फ आजाद हुए। दोस्तों आजाद मतलब किसी की गुलामी से आजाद होना, वह आजाद शब्द को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों कौन से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों इनका कार्यकाल होता है मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। दोस्तों आइए कुछ अन्य घटना देखते हैं दोस्तों। अब ये घटना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना दोस्तों। अब तक हमने आरओ की क्लास के लिए आरओ की क्लास के लिए दोस्तों आपके लिए हमने जो 100 टॉपिक्स डिसाइड किया दोस्तों, उस 100 टॉपिक्स में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, आईएनसी की स्थापना और अधिवेशन, उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन। साथ ही साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर ली, कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठन को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। साथ ही हमने जो भी हमारे पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक लिखी गई थी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में दोस्तों, उनको हमने देख लिया। साथ ही साथ आज आपका गवर्नर जनरल और उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी क्लास समाप्त दोस्तों। तो अर्थात कहा जाए 5 टॉपिक्स आपके दोस्तों कंप्लीट हो गए। इस 5 टॉपिक से दोस्तों आप देखेंगे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा, सिर्फ इन्हीं 5 टॉपिक से दोस्तों। तो ये 5 टॉपिक हमने आपके कंप्लीट किए। उस 100 टॉपिक्स में से हम 100 टॉपिक्स दोस्तों लेकर के आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों। यह आपको अवश्य सेलेक्ट कराएगा दोस्तों। आप इसको जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल या पीसीएस मार्गदर्शक, जो हमारा पीसीएस मार्गदर्शक चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाएं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है अंतिम प्रहार दोस्तों। क्या नाम है, अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के वहां पर आप इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं दोस्तों। और इन सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाकर दोस्तों उसे अपने
टेबल पर, अपने दीवार के सामने चिपकाएं और दिन रात सुबह शाम उठते बैठते उस टॉपिक्स को दोस्तों लगातार देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार अपने मन में उसका मंथन करते रहें, सोचते रहें, इमेज बनाएं और लगातार ये सारी चीजें कॉन्क्रीट करते जाएं। और आप देखेंगे दोस्तों इसी 100 टॉपिक्स में से हम आपके 65% से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके हम इसी 65% टॉपिक्स जो है दोस्तों हम अर्थात मैं कहूं 65% एरिया आपके इसी 100 टॉपिक्स में दोस्तों कवर हो जाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपके एग्जाम के 15 दिन पहले तक मैं ये 100 टॉपिक्स आपके लिए खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आई होप आप सब कुछ ठीक होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, सारे फैक्ट समझ में आएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने को था नहीं। जहां जहां पे जो पॉइंट्स थे समझाने को वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, सारी बातें मैंने यहाँ क्लियर कट कर दी दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज दोस्तों बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से मिलते रहे दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। आप इन सबसे संबंधित जो भी कंटेंट देखना हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे जा सकते हैं, वहां ज्वाइन करें। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां जाएं, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ख्याल रखें, गुड नाइट।